हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंस लर्निंग पाथवेज। गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारे यूनिट हिस्ट्री के यूनिट 1 का सब यूनिट 2 विच इज़ हाउ डू वी लर्न अबाउट पास्ट। सो बेसिकली इसमें हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेज किस टाइप के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे यूज़ करे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, और सती के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, सती प्रथा, और उसके कुछ सोर्सेज है वो हम इसमें कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ द सोर्सेज कि सोर्सेज क्या होता है, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या होते हैं। तो हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं सोर्सेज को टू लर्न अबाउट द पास्ट को पढ़ने के लिए। मतलब किसी भी चीज़ को समझने के लिए हिस्टोरियंस क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी सोर्सेज होते हैं उनको पढ़ते हैं ताकि उन्हें उस इवेंट के बारे में अच्छे से पता चले। सोर्सेज क्या होते हैं? पीसीज ऑफ एविडेंस। अभी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, रिकॉर्डिंग्स, किसी भी फॉर्म में। वो हेल्प करते हैं हिस्टोरियंस को समझने के लिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि उस टाइम पे क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व था, कैसे कैसे उस टाइम के लोग सोचते थे, कैसे रहते थे, ऑल दैट। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा। अब जैसे कि टाइप्स के बारे में बात करी जाए तो दो टाइप्स के सोर्सेज होते हैं। पहला प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। स्टार्टिंग करनी है हमें प्राइमरी सोर्सेज से। प्राइमरी सोर्सेज ओरिजिनल मटेरियल्स होते हैं जो कि स्टडी करे जाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, उन इंसानों के द्वारा होते हैं, बनाए जाते हैं जो कि डायरेक्टली उस इवेंट को एक्सपीरियंस कर चुके हों। तो ये मतलब ओरिजिनल मटेरियल्स फ्रॉम द टाइम बीइंग स्टडीड और फ्रॉम समवन हु डायरेक्टली, मतलब या तो उस टाइम पीरियड से वो बिलोंग करते हो मटेरियल, या फिर वो किसी इंसान द्वारा बनाया जा रहा हो जो कि उस इवेंट से बिलोंग करता हो, उस टाइम पर उसने एक्सपीरियंस करा हो। फिर हमारे एग्जांपल्स किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? डायरी फॉर्म में, लेटर फॉर्म में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड फॉर्म में, इंस्क्रिप्शन में, कॉइन्स में, टूल्स में, फोटोग्राफ्स में, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में, आर्टिफैक्ट्स में, वेपन, पोट्री वगैरह, ये सब आते हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंस, मतलब हमारी प्राइमरी सोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है? ये क्या एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। ये बताती है कि जो लोग होंगे उस टाइम के वो कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, क्या वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और ये जो एक मतलब एक क्लियर पिक्चर दे देती है हिस्ट्री की। ठीक है, क्रिएट कर दिया है क्लियर पिक्चर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसमें भी हम प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं क्या कि रिफ्लेक्ट कर सकती है बाइस को या फिर क्रिएटर के ओपिनियन को। मतलब ऐसे सोचिए कि अगर किसी भी इंसान का हमें डॉक्यूमेंट मिला है और कोई इंसान ने अगर वो लिखा है, तो या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिखा कोई गवर्नमेंट का हमें ऑर्डर मिला है, डॉक्यूमेंट मिला है, तो उस टाइम पे वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो ब्रिटिश की साइड का होगा, उनके ओपिनियन दिखा रहा होगा, तो वो बायस भी हो सकता है। और ये जो है इनकम्प्लीट भी हो सकता है, वन साइडेड भी हो सकता है। कैसे क्या होता है कि मतलब अगर दीवार पे कोई वर्ड्स हमें देखने को मिल गए, पुरानी इंस्क्रिप्शन देखने को मिल गई, तो हो सकता है कि वो हट जाए, थोड़ी सी कहीं से वर्ड्स हट जाएँ, तो ऐसे में वो इनकम्प्लीट मिलती है और वन साइडेड भी मिलती है। फिर हमारे सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? क्रिएट, जो भी इवेंट क्रिएट हुआ है किसी के द्वारा, किसी ने, मतलब जैसे ऐसे समझिए कोई भी डॉक्यूमेंट हमें मिला प्राइमरी सोर्स से, उस प्राइमरी सोर्स को आपने पढ़ा और आपने उसके बाद कुछ और बनाया ताकि आपको ईजी हो जाए, तो ऐसे में ये जो है हमारा प्राइमरी सोर्स तो है ही, ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सोर्स। तो यहाँ पर है यही कि क्रिएटेड, जब भी जो भी इवेंट हो गया है उसके बाद किसी के द्वारा ये बनाया जाए, जो उस इंसान के द्वारा बनाया जाए जो कि डायरेक्टली उस इवेंट में इन्वॉल्व नहीं था। ये जो है इंटरप्रिटेशंस होती हैं, व्याख्या मतलब, और एनालाइज मतलब समझ होती हैं और एनालाइज होती हैं। मतलब जो भी हम प्राइमरी सोर्स से समझते हैं उसे एनालाइज करके समझते हैं, उससे हमें सेकेंडरी सोर्स मिलते हैं। एग्जाम्पल हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक हो सकती हैं, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इंसाइक्लोपीडिया, ये सब हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस फॉर्म में सेकेंडरी सोर्सेस मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे जो ये जो हमें एक्सप्लेन करता है, इंटरप्रेट और ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को, फैक्ट को हमें समझना है, ठीक है, और ऑर्गेनाइज करना है, तो क्या, जैसे कि कोई भी अगर हमें सोर्स मिल गया है, तो किसी भी टाइम पीरियड का पुराना प्राइमरी सोर्स मिल गया है, तो हो सकता है वो किस टाइम पीरियड का है, उसको जानने के लिए, समझने के लिए हमको सेकेंडरी सोर्स की जरूरत पड़ती है। और सेकेंडरी सोर्स मदद करते हैं जो भी कनेक्टिंग फैक्ट्स हैं और कॉन्टेक्स्ट है किसी भी डिफरेंट इवेंट्स के, उनको समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद है इश्यूज़। तो क्या होते हैं सेकेंडरी सोर्स में? प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि इंटरप्रिटेशंस जो है किसी भी ऑथर के द्वारा इन्फ्लुएंस हो सकती है। मतलब जो भी किसी इंसान ने कुछ भी समझा है तो वो ऑथर के द्वारा इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है, और इसमें मिस्टेक भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। उसके बाद है हमारा रिलायबिलिटी ऑफ सोर्सेज। तो हिस्टोरियंस रिलायबिलिटी मतलब ऐसे समझिए कि कितनी वो ठीक है, सच्ची है। ठीक है, हिस्टोरियंस जो है मस्ट चेक इफ ए सोर्सेज ट्रस्टवर्दी, मतलब वो विश्वसनीय है कि नहीं है, विश्वास करने लायक है कि नहीं है। तो हिस्टोरियंस को किसी भी सोर्स पर विश्वास करने से पहले सबसे पहले सवाल पूछने होते हैं। कैसे? ये सोर्स कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इसको किसने बनाया है, ये क्यों बनाया गया था, कौन इसमें ऑडियंस थे, मतलब किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था, क्या पर्पज़ था। और रिलायबल सोर्स जो है एक्यूरेट, बैलेंस्ड और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं।
अनरिलायबल सोर्स जो है गलत भी हो सकते हैं, रॉन्ग आइडिया भी दे सकते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ ही पोर्शन सच हो, कुछ गलत हो। तो ये होती है हमारी रिलायबिलिटी ऑफ सोर्सेज। अब हमारे क्या इसकी ज़रूरत क्या है कि जो प्राइमरी सोर्स होते हैं वो फाउंडेशन होती है, सेकेंडरी सोर्स एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं प्राइमरी सोर्सेज को। रिलायबिलिटी जो है इसलिए हमें चेक करनी होती है इंश्योर करने के लिए कि जो भी हमने पढ़ा है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। उसके बाद है हमारा कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी सोर्स भी जो है हमेशा रिलायबल नहीं होंगी, क्योंकि डिपेंड करता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए हैं। पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, उसमें किसी इंसान के द्वारा लिखे गए हैं तो हो सकता है कि वो बायस्ड हो, ठीक है। तो पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, लिमिटेड नॉलेज हो सकती है। तो ऐसे में हमें सोर्स की रिलायबिलिटी चेक करनी होती है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी सोर्सेज कैसे बनते हैं, तो सेकेंडरी सोर्सेज के लिए हमें सबसे पहले प्राइमरी सोर्स को पढ़ना पड़ता है। हिस्टोरियंस अब जैसे कि बुक्स लिखते थे, आर्टिकल्स, और जो भी मतलब किन किन चीज़ों को पढ़ना होता है, जो भी हिस्टोरियंस ने लिखा है आर्टिकल के मतलब डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह वगैरह। प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज को हम जो है सेकेंडरी सोर्सेज एक्सप्लेन करती है कि हाउ पीपल थॉट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या लोग सोचते थे वगैरह, जो कि हमने पहले से कर चुके हैं। सेकेंडरी सोर्सेज जो है हमेशा ट्रस्टवर्दी नहीं होती है। प्राइमरी सोर्स की ज़िंदगी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि वो जो है इंटरप्रिटेशंस है, मतलब वो किसी ने प्राइमरी सोर्स को समझ कर करी है। तो हर इंसान किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीके से समझता है, तो इसलिए सेकेंडरी सोर्सेज ट्रस्टवर्दी नहीं होती हैं। फिर है हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट। तो रिलायबिलिटी ऑफ सोर्सेज हमें देखने को मिल गया। अब है वेस्टेड इंटरेस्ट, बायस। तो बायस क्या, बायस हो सकता है कि अगर जो कोई इंसान ने किसी भी पर्सन रीज़न से कोई चीज़ प्रेजेंट करी है, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करी है पर्टिकुलर वे में, जैसे कि अगर किसी को फाइनेंशियल किसी भी चीज़ से, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ से अगर कोई इंसान दोनों साइड में से एक साइड बोलेगा, तो सोच लीजिए आपको उसको फाइनेंशियल गेन हो रहा है, तो ऐसे में वो उसी साइड बोलेगा, और उसके बाद जो भी उसे जो सोर्स मिलेगा उसके द्वारा वो सोर्स बायस्ड होगा। तो इसलिए हमें रीज़न सबसे पहले जानना होता है कि जब भी इंसान जो है उसके पास अगर वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो उसमें वो जो है कुछ ट्विस्ट फैक्ट्स को छोड़ सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को छोड़ सकता है, जिससे कि उसके खुद के व्यूज़ जो है वो सपोर्ट में आ पाए, वो जिससे वो उनको सपोर्ट कर सके। अब इसलिए स्टोरियंस को क्या होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है वो कि वो केयरफुली इवैल्यूएट करे सोर्स को, ताकि जो फॉल्स या फिर बाइस्ड इन्फॉर्मेशन वो अवॉइड कर सके। अब अंडरस्टैंडिंग वेस्टेड इंटरेस्ट हेल्प अस आस्क द राइट क्वेश्चंस। अच्छा, अगर हम वेस्टेड इंटरेस्ट को अच्छे से समझते हैं तो हमें मदद मिलती है, ताकि हम अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकें सोर्स के बारे में। इससे मदद मिलती है एसेस करने की कि जो सोर्स है वो ट्रस्टवर्दी है या फिर पॉसिबली मिसलीडिंग है, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि वो मिसलीडिंग है या फिर ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। अब है हमारा इवैल्यूएटिंग, मतलब जो रिलायबिलिटी ऑफ सोर्सेज। तो सारी इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास आज के टाइम पर देखें तो हमें हर चीज़ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, हमें जो है डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाती हैं, और बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखने को मिलती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, बुक्स मिल जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन रिलायबल होगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना कि सोर्स क्रेडिबल है, ट्रस्टवर्दी है। उसे यूज़ करने से पहले रिसर्च करनी है और लर्निंग। अब है 6 क्वेश्चंस टू इवैल्यूएट अ सोर्स। 6 क्वेश्चंस अगर मतलब जो रिलायबिलिटी, किसी भी सोर्स की रिलायबिलिटी को जांच करने के लिए कि वो रिलायबल है कि नहीं है, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, उसके लिए मैं कुछ यहाँ पर इवैल्यूएट करने के लिए 6 क्वेश्चंस बताए गए हैं। सबसे पहला, कौन, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, ठीक है। ये सब हमें जानने को देखना होता है। कब, अब हमारा क्या है कि हमें ये 6 क्वेश्चंस हैं, हमें सबसे पहले देखिए, ऐसे कि अगर आपको कोई भी सोर्स मिला है तो आप देखोगे कौन, मतलब किसने वो लिखा है, किसने वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी है, किसको हम कौन क्रेडिबल है, ट्रस्टवर्दी है, क्या उसका बैकग्राउंड है, मतलब वो उस टॉपिक से कैसे रिलेट करता है जो भी टॉपिक उसने लिखा है, क्या ये बायस है, पर्सनल इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, क्या ये टॉपिक को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब जो भी वो कह रहे हैं वो टॉपिक को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सब हमें देखना होता है। वेयर मतलब जो भी हमने टॉपिक देखा कि वो कहाँ पर हुआ था, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो कहाँ पब्लिश हुई, कहाँ पर पोस्ट हुई, का मतलब किस विच प्लेस, मतलब किस एरिया की बारे में बात हो रही है, और ये जो सोर्स है वो लोकेशन से जो भी हम मतलब जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ जहाँ पर हुई है, क्या वही सेम चीज़ के बारे में, ये जगह के बारे में ये सोर्स भी कह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है क्या, कि मतलब क्या इन्फॉर्मेशन इसमें कवर करी जा रही है, क्या इग्नोर करी गई है, लेफ्ट आउट करी गई है, क्योंकि जब हम बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हमें पता होता है कि क्या क्या चीज़ें और भी चीज़ें डल सकती है। तो जब भी हम किसी आर्टिकल वगैरह को पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहे हैं, बुक वगैरह जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमें पता चल जाएगा कि क्या छूटा है, क्या इग्नोर हुआ है। ये भी हमें देखना होता है, क्या जो है मतलब ये कंप्लीट पिक्चर दे रहा है टॉपिक की, नहीं दे रहा है, जो भी सोर्स है उसका मेन पॉइंट क्या है, क्या कंक्लूजन है, कहाँ किस कंक्लूजन पे ये पहुंचा है, क्या जो अदर सोर्सेज है वो इसको क्लेम, जो भी ये क्लेम कर रहा है, क्या अदर सोर्सेज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो एविडेंस है वो किस टाइप को, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस इज प्रोवाइडेड, किस तरीके का जो एविडेंस है वो मिला है, तो इस तरीके से क्या हो गया। बाकी हम पूछ सकते हैं वाई।
वाई वॉज द इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्यों बनी थी और क्यों ये प्रेजेंट इस तरीके से करी गई है, कौन जो है इसमें ऑडियंस इंटेंड करी गई थी, मतलब कौन ऑडियंस थी और क्या इसका पर्पज़ था, इन्फॉर्म करना, परसुएट करना, क्या पर्पज़ था। ठीक है, तो ऐसे हम क्यों करके सवाल पूछ सकते हैं किसी भी सोर्स से। ऐसे ही व्हेन, अब कब जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी गई, पब्लिश करी गई, क्या ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, क्या है, क्या टाइम पीरियड था इन्फॉर्मेशन का, किस टाइम पीरियड में थी, क्या ये रिलेवेंट है टॉपिक से जो कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेवेंट है कि नहीं है। उसके बाद है कैसे, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है, करी गई, कैसे क्रिएट करी गई, कैसे एनालाइज और प्रोसेस करी गई, ये सब हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब है इन क्वेश्चंस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो कौन से हमें पता चलता है कि मतलब कौन क्रेडिबल है, कौन बायस्ड है, क्रिएटर क्या, मतलब क्या बायस्ड है, क्रेडिबल है क्रिएटर। कहाँ से पता चलता है, लोकेशन की रिलेवेंस के बारे में। व्हाट से पता चलता है कि फुल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। वाई से पता चलता है पर्पस और ऑडियंस को समझने के लिए। व्हेन से पता चलता है टाइमली और रिलेवेंस को समझने के लिए। और हाउ से पता चलता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को जब भी वो हमने पढ़ा है, जो भी कैसे पढ़ी गई है, कैसे बनाई है, उसको समझने के लिए। ठीक है, ये था हमारा रिलायबिलिटी सोर्सेज के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में पढ़ा। अब आता है हमारा सती वाला क्वेश्चन। ठीक है, सती वाले क्वेश्चन में सोर्सेज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से किसी की क्वेश्चन आ सकती हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी हम कवर अप करने वाले हैं। हमारी जो सती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या होता है, कैसे ये शुरू हुई, कैसे ख़त्म हुई ओवरऑल। तो हमारी सती मतलब सेल्फ इमोलेशन, खुद को मतलब एक सेल्फ इमोलेशन का रिचुअल होता है जो कि विधवाओं के द्वारा इंडिया में परफॉर्म करा जाता है, खुद को इमोलिश करना। ठीक है, जो ये टर्म है वो संस्कृत वर्ड से आती है जिसका मतलब होता है प्योर और चेस्ट। चेस्ट, ठीक है, मतलब शुद्ध, पवित्र। अब ये ओरिजिनली डिस्क्राइब करती है ऐसी वुमेन को जो कि फिर से रीमैरी, मतलब जिसने फिर से शादी नहीं करी है। ओवर टाइम बिकम एसोसिएटेड विद द विडोज सैक्रिफाइंग देमसेल्व्स ऑन देयर हस्बैंड्स। मतलब ओवर टाइम क्या होता था कि जो वुमेन्स होती थी, विधवाएं होती थी, वो अपने आप को सेक्रीफाई करती थी, बलिदान देती थी खुद का अपने पति के साथ। आफ्टर हिज डेथ, उसको मतलब जब उसके पति की डेथ हो जाती थी तब वो खुद को भी ख़त्म कर देती थी। और इट वॉज सीन एज अ साइन ऑफ अ वाइफ, मतलब इसको एक साइन समझा जाता था इंटरनल डिवोशन का टू हर हस्बैंड की, मतलब वो अपने पति की कितनी भक्ति करती है, कितनी पतिव्रता है। ठीक है, जो विडोज़ होती थी, जो विधवाएं होती थी, उनसे ये एक्सपेक्ट करा जाता था कि अगर वो अ, सती को परफॉर्म नहीं करती है तो वो जीते जी सती कैसे परफॉर्म कर सकती हैं, कि वो जो है फिर से शादी नहीं करेंगी, अपने हेड्स को शेव करवा देंगी, मतलब बाल कटवा देंगी और वाइट साड़ी पहनकर रहेंगी, और जो भी अवॉइड करेंगी सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स वगैरह, रंग वगैरह से नहीं खेलेंगी और बाहर नहीं जाएंगी, फेस्टिवल परफॉर्म नहीं करेंगी, और सिर्फ एक टाइम का खाना खाएंगी दिन में। जो भी ज्वेलरी वगैरह होंगी उनसे वो दूर रहेंगी, वो नहीं पहनेंगी। रूल्स वर हार्म एंड रिस्ट्रिक्टिव, मतलब जो विडोज़ की विधवाओं के लिए जो रूल्स थे वो बहुत ही खतरनाक थे, बहुत तगड़ी रिस्ट्रिक्शंस के बाद। उसके बाद हमारे रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन, तो कैसे हटता है, कैसे रिफॉर्म आता है। तो हमारे थे राजा राम मोहन रॉय, जो कि मेजर रिफॉर्मर है इन इंडिया। उन्होंने अपोज करा सती को और वर्क करा वुमेंस के राइट के लिए, पॉइंट आउट करा हिंदू स्क्रिप्चर्स को और जो कि सपोर्ट नहीं करती हैं प्रैक्टिस को। उसके बाद है एक सेकेंड, पॉइंट आउट दैट हिंदू स्क्रिप्चर्स डिड नॉट सपोर्ट दी प्रैक्टिस। अब यहाँ पर ये डिड होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उन्होंने उन स्क्रिप्चर्स को पॉइंट आउट करा था जो कि सपोर्ट करती थी। ठीक है, उसके बाद है हमारा हिज व्यू अलाइंड विद ब्रिटिश आर्ग्यूमेंट्स दैट विडोज वर फोर्स्ड इनटू पायर्स इट फॉर प्रॉपरली, कि मतलब उनकी व्यूज़ थी कि जो ब्रिटिश की आर्ग्यूमेंट थी कि जो विडोज़ हैं वो फोर्स करी गई हैं ये करने के लिए। उसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, पहले उन्होंने अवॉइड करा क्योंकि वो रिस्पेक्ट करती थी हिंदू सेटलमेंट की, तो उन्होंने अवॉइड करा इंटरफेयर करना। और इन 1813 उन्होंने लीगलाइज वॉलेंट्री सेल्फ डिमोलिशन विच लीड टू पब्लिक आउटरीच। ठीक है, मतलब उन्होंने इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया, सेल्फ डिमोलिशन को, जिसकी वजह से पब्लिक आउटरीच लीडअप हुआ। 1829 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन कर दिया सती को। अब है हमारे यहाँ पर सोर्सेस हम कर लेते हैं। हमारे सबसे पहले जो सोर्स है वो है एन अकाउंट ऑफ सती फ्रॉम विक्रम्स एडवेंचर। ठीक है, विक्रम एडवेंचर जो है एक इंडियन एम्परर थे। विक्रम एक लेजेंडरी थे, 1st सेंचुरी BC में इंडियन एम्परर थे। विक्रम एडवेंचर एक फॉकटेल है उनकी लाइफ के और एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले इनका जो भी था, उनकी जो सोर्स थी उसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो बोलते, एक स्टोरी आती है, देन ऑल सेड दिस ग्रेट हीरो हैज़ बीन किल्ड, मतलब एक हीरो, ये हीरो अपोनेंट्स के द्वारा जो है बैटल में उसकी डेथ हो गई है। और वो देखते हैं क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो कह रही है कि माई हस्बैंड हैज़ बीन स्लेड बाय द एनिमी, मेरे जो पति हैं वो मारे गए हैं मेरी जो उनके दुश्मन थे उनके द्वारा। तो मेरा ये विश्वास है कि मैं जो हूँ, माई बिलोव्ड मे नॉट बी वॉइड विद द हेवनली
मतलब वो अपनी जो जो भी सुंदर अप्सराएँ होंगी उनके साथ मेरे जो पति हैं वो नहीं रहेंगे, नहीं जाएँगे। तो ऐसे में वो कहती है कि मैं जाऊँगी जहाँ पर मेरे पति होंगे और मुझ में लेट फायर बी प्रोवाइडेड फॉर मी, मुझे अग्नि प्रदान कीजिए। और उसके इन वर्ड्स को सुनने के बाद जो राजा हैं वो कहते हैं कि माय डॉटर, मेरी बेटी, व्हाई विल यू एंटर, मतलब तुम फायर में एंटर क्यों करोगी? तो वो कहती है कि माय लॉर्ड, जो जिसके लिए मेरी ये बॉडी एग्जिस्ट करती है वो अब वायलेंट वे में उसकी डेथ कर दी गई है। और नाउ उसके लिए मुझे अब मैं किसके लिए अपनी बॉडी को प्रिजर्व करूँगी? तो उसके बाद वो कहती है कि जो वाइफ है वो जो है एंटर करती है फायर में, जब उसके जो पति हैं वो एंजॉय करते हैं ब्लिस इन हेवन। वाइफ जो है अब अवॉइड करती है लॉ ऑफ राइटनेस सेव्स को और हस्बैंड इवन इफ ही इज़ गिल्टी ऑफ ऑल इट्स क्राइम। कि मतलब क्या है कि इसमें बताया है कि जो जिस टाइम पे उसके जो पति है वो हेवन में इंजॉय कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जो वुमेन्स होती है वो फायर को प्यारी हो जाती हैं। और इवन इफ क्यों ना वो क्राइम से गिल्टी हुआ हो, तो वो कहती है कि फिर क्या ही प्रॉफिट है जीने का उस वुमेन का जिसने अपने पति को खो दिया हो। वुमेन्स हाईएस्ट रिव्यूज़ इज़ हर हस्बैंड, तो वुमेन का जो हाईएस्ट रिव्यूज़ है वो उसका पति होता है। क्यों ना वो पुअर हो, विशियस हो, ओल्ड हो, इन्फेम हो, क्रिपल्ड हो, आउटकास्ट हो, स्टिंगी हो, कैसा भी हो। तो इसके इन शब्दों को सुनने के बाद वो जो राजा हैं वो उनका जो हर्ट है वो टेंडर हो जाता है विद जेन्युइन कंपैशन, और वो जो है पायर टू बी ही गॉज टू अपायर टू बी इरेक्ट। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल हमारे सोर्स ए था। उसके बाद हमारे सोर्स बी, जिसमें कि यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई हुई है, आप यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पर जो भी सती जो भी वुमेन्स थी उनके हाथों उनके जो उनके जो हाथ हुआ करते थे वो छपवाए जाते थे ताकि उनकी पूजा करी जा सके। तो जो भी वुमेन सती परफॉर्म किया करती थी उनके हाथों को दीवारों पे छपवाया जाता था ताकि उनके आगे जाके पूजा करी जा सके, उनको देवी माना जाता था। तो जो इमेज है ऑफ हैंड्स ऑफ हिंदूज विडोज एंड कॉन्क्यूबिन्स ऑफ द रूलिंग फैमिली, जो राजपूत स्टेट ऑफ जोधपुर की हैं, जिसको हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं, मारवाड़ के नाम से जानते हैं, वो जो है मेमोराइज करती हैं जो भी वुमेन्स की डिवोशंस थी। और हाई स्टेटस पर जो मैन थे जो कि उनकी जो पत्नियाँ थी उन्होंने कमिटेड करी सती। इंडियन प्रिंसेस भी थी, जैसे कि उसमें महाराजा ऑफ जोधपुर हु हैड, मतलब जो सच एज द महाराजा ऑफ जोधपुर, जिन्होंने यील्ड करा था कंट्रोल ऑफ देयर डिफेंस फॉरेन रिलेशंस कम्युनिकेशंस टू द, जिनका जो इंग्लिश का कंपनीज के साथ फॉरेन रिलेशंस थे, कम्युनिकेशंस थे। अब और इंटरनली ऑटोनोमस, और कॉन्सिक्वेंटली जो सतीज का जो रेगुलेशन था वो 1829 में उनकी टेरिटरी से अप्लाई नहीं करा गया था अंटिल इंडिविजुअल प्रिंसेस फ्रिक्वेंटली, बट जो भी इनफॉर्मल प्रेशर जो भी हो रहा था ब्रिटिश के द्वारा, जो उनके टेरिटरी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था कि आप वहाँ पर भी बैन करिए, तो डिसाइड करा जाता है कि सती उनके स्टेट से भी हटा दी जाती है, प्रोहिबिट करी जाती हैं। इन जो कुछ राजस्थान के स्टेट्स में जैसे कि जोधपुर, वहाँ पर सेल्फ इमोलेशन कंटिन्यू होता है रूलिंग फैमिलीज़ के अंदर अंटिल द मिड 1800, मतलब वहाँ पर फिर भी जो भी वुमेंस के विडोज़ के अमंग सेल्फ इमोलेशन कंटिन्यू रहता है बैन होने के बाद भी, रूलिंग फैमिलीज़ की जो विडोज़ थी अंटिल द मिड 1800s। अब है हमारा पंडिता रमाबाई ऑन सती। तो इस सोर्स के बारे में बात करने से पहले मैं रमाबाई के बारे में जानना है। 19वीं सेंचुरी के टाइम पर जो लो लेवल की जो वुमेंस होती थी, मतलब इंडियन वुमेंस का जो लिटरेसी रेट था वो लो था, जिसकी वजह से प्राइमरी सोर्स इंडियन वुमेन के द्वारा नहीं मिलता है, मतलब जो इंडियन वुमेन के द्वारा बना हो ऐसा कोई सोर्स कम मिलते हैं। हाउएवर पंडिता रमाबाई जो थी वो रिनोड सेल्फ रिवॉल्व में थी महाराष्ट्र से वेस्टर्न इंडिया में, और वो एक एग्जेप्शन थी टू दिस ट्रेंड, मतलब जो भी ये जो लिटरेसी रेट लो लेवल था इससे उनका एक्सपेंशन था वो उस चीज़ में नहीं थी। उनके जो पिता थे वो ब्राह्मण थे, उन्होंने प्रोवाइड कराया एजुकेशन अपनी बेटी को, और जिससे उनको टाइटल मिला पंडिता का। और पंडिता अब ये इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी नॉलेज थी हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में, संस्कृत में, वो मतलब संस्कृत पढ़ लेती थी, टू बी ऑन पार विद दैट ऑफ, मतलब जो मेल स्कॉलर्स होते थे उनके बराबर, पंडित के बराबर। अब ये जो है नीचे जो भी सेगमेंट है उनकी बुक के ऊपर है, जो उनकी बुक थी ऑन विडोज़ उसके बारे में है। सोर्स जो है वो लिया गया है द सूती, मतलब सती एक टेरिबल कस्टम है इन विच विडोज वर बर्न, मतलब जो विधवा होती हैं वो जला दी जाती है जिंदा उनके पति के फंडल में। जो प्रिस्ट होते हैं वो एक उनको एक अथॉरिटी की जरूरत होती है इस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए, इसलिए वो क्लेम करते हैं कि एक टेक्स्ट है ऋग्वेद में जो कि सेक्सटेंट है, और वो ये कन्फ्यूज करता है कि जो विडोज है, जो विधवाएं अगर वो अटेन करती हैं, मतलब इस सती को परफॉर्म करती हैं, उससे उन्हें ग्रेट रिवॉर्ड्स मिलते हैं आफ्टर लाइफ, उनको मतलब अच्छा जीवन मिलता है इस सेक्रीफाइस करने के बाद, और उसके बाद उनकी फैमिलीज़ को भी अच्छी सल्वेशन मिलती है। जो विडोज़ होती हैं वो एग्री करती हैं खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंगली, और क्योंकि वो बिलीव करती हैं कि ये अच्छा होगा विधवा के भाग्य के लिए। कुछ वुमेन जो है अपनी मर्ज़ी से
ये परफॉर्म करती हैं अपने पति के लव के लिए, बट कुछ जो है कराई जाती है। एंड कुछ जो है इससे मतलब इस चीज़ों से बाहर निकलने की सोचती हैं। कुछ वुमेन डिक्लेयर करती हैं अपनी इंटेंशंस डाई करने के लिए अपने, मतलब कभी कभी क्या होता है कि वो सोच लेती हैं, डिक्लेयर कर देती हैं कि उनको डेथ की उनकी इंटेंशंस होती हैं, बट बाद में वो चेंज हो जाती है जब वो मतलब अब ऑब्वियसली अगर कोई बाद में फिर आप फ्लेम्स को फील करोगे, फायर को फील करोगे, आप जल रहोगे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे कि कोई वुमेन है, सॉरी वो विडो है, तो वो अगर फ्लेम में गई तो वो अपनी इंटेंशन अपनी मर्जी से गई है, बट आफ्टर दैट जब वो फील करती है तो वो वहाँ से भागने की चिल्लाने की कोशिश करती थी। उस टाइम पे बाहर के जो लोग होते थे वो बहुत तेज़ तेज़ ढोल वगैरह बजाया करते थे ताकि उसकी चीखों की आवाज़ ना निकले, और जो आसपास के जो लोग होते थे वो डंडिया लाठी वगैरह रखते थे और उससे उसको वहीं पर बिठाते थे ज़बरदस्ती। तो मतलब जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती थी बाद में, जब उसकी इंटेंशन चेंज होती थी, तो उस टाइम पे उसको फोर्स किया जाता था करने के लिए। तो ये हमारा सोर्स है। उसके बाद हमारा सोर्स डी, जो कि है माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टोन इंडियन कस्टम एंड मैनर्स 1840। तो ये जो है इट इज़ वेल डन दैट इंडियन, ये बहुत ही मतलब सब जानते हैं कि इंडियन विडोज जो है समटाइम अपने आप को सेक्रीफाई करती है फनल फायर ऑफ देयर हस्बैंड्स, और इनको हम जो है सुतीज कहते हैं, मतलब सती। आई हैव हियर्ड, मतलब जो भी टेक्स्ट है, जो भी ऑथर है, वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि गुजरात की जो वुमेन है वो बर्न करती हैं खुद को इन मोस्ट अदर पार्ट्स, पर कुछ पार्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वुमेन जो है सेरेमनीज़ में जाती हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और बैठती हैं फ्लेम के बीच में अनकम्फाइंड अमंग द फ्लेम्स, और अपेरेंटली प्रे करती हैं, अपने हाथों को, दोनों हाथों को जोड़ती हैं फ्लेम में बैठकर, और लिटिल एगेशंस के साथ ऑर्डिनरी डिवोशंस एज उनका ऑर्डिनरी डिवोशन होता है। ऑन द अदर हैंड दूसरे हाथ से वो जो है फ्लेम को पकड़ती हैं। अकर्ड ऑफ वुमेन बर्स्टिंग फ्रॉम द फ्लेम्स एंड बीइंग थ्रस्ट बैक बाय द असिस्टेंट, मतलब जो असिस्टेंट होते हैं उनके द्वारा वो वापस भेजे जाते हैं, मतलब जब वो निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको वापस भेजा जाता है। उनकी जो वन ऑफ दीज बायोलिकल अटैम्प्ट्स जो है बंगाल में करा गया था, बट उस टाइम पे मतलब एक औरत के द्वारा बंगाल में करा गया था, विडो के द्वारा करा गया था, बट उस टाइम पे जो इंग्लिश जेंटलमैन थे वो स्पेक्टेकर थे और वो उसको बचा लेते हैं। बट अगले दिन वो सरप्राइज होते हैं कि वो इनकाउंटर करी जाती है कुछ वुमेंस के द्वारा, क्योंकि उन वुमेंस ने उस डिस्ग्रेस मतलब उस ओकेशंस को देखा था और जो ऑब्स्टिकल्स से उसने फील करे, और बीइंग देन इन हैविंग एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ हर हस्बैंड एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ दोस्त शी शैल लेफ्ट बिहाइंड, मतलब वो कि जो वुमेंस हैं, मतलब कुछ वुमेंस बाद में उसका इनकाउंटर करती हैं, ये कहती हैं कि अब जो है वो वुमेन उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अब वो बोलती है कि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए वो उसका काउंटर करती है। अगले दिन पता चलता है उस जेंटलमैन को हेवन इन्जॉइंग, मतलब अब उसे वो बोलते हैं कि अब वो जो है अपने पति के साथ जो है हेवन में इन्जॉय कर रही होगी और उसे उन दोनों को ब्लेसिंग मिल रही होगी, उन दोनों ने ब्लेसिंग्स भी छोड़ी हैं सबके लिए। अभी जो प्रैक्टिस है वो इसका इंडिया के में यूनिवर्सल कोई मतलब नहीं था, और ये साउथ के एरिया में, मतलब रिवर कृष्णा के साउथ एरिया में कभी भी नहीं हुई, एंड ऐसा कुछ था नहीं। एंड अंडर द मतलब बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में इंक्लूडिंग द फॉर्मर सोवर्टिनिटी ऑफ द ब्राह्मीण पेशवास 32 इट अमाउंट्स टू 32 इन ईयर्स, मतलब साल में 32 उन्हें देखने को मिलती थी। इन द रेस्ट ऑफ द डेक्कन इट्स प्रोबेबली मोर रेयर, और मतलब डेक्कन के एरिया में ये बहुत ही रेयर होता था ऐसे केसेस मिलना। हिंदुस्तान एंड बंगाल में ये कॉमन था, मतलब 100 ऑफिशियली रिपोर्टेड होती थी एनुअली अकेले ब्रिटिश डोमिनेंस के द्वारा। मतलब ये जो है हमें नॉर्थ साइड में ज़्यादा देखने को मिली है, बताया जा रहा है कि साउथ साइड ये बहुत कम थी। और एक वुमेन के बारे में बताया जाए कि जब वो एक इंग्लिश जेंटलमैन के द्वारा बताई गई तो अगले दिन उसका इनकाउंटर करा गया कुछ वुमेन्स के द्वारा। ये था हमारा ओवरऑल एक सेकंड सब यूनिट 2, जिसमें कि हमने प्राइमरी सोर्सेज के बारे में। अब ये सोर्सेज, अच्छा ये सोर्सेज के भी जब आप इनको हैंड आउट में देखेंगे तो इनके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो हमें यही समझाने के लिए हैं कि जिससे हमें पता चले कि प्राइमरी सोर्सेज है सेकेंडरी सोर्सेज है कि नहीं। रिलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उनको भी आप देख सकते हो। बाकी मुझे आपको सोर्सेज प्रोवाइड करने थे, समझाने थे, तो वो मैंने कर दिए हैं। तो ये हमारा ओवरऑल सब यूनिट 2 था। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।